बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और उनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब दीवान चुग़ताई साहब। दीवान चुग़ताई साहब आज़ाद कश्मीर में हालिया इलेक्शन जीत के आए हैं और इन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, अब तो वो साबिक़ हो गए हैं, सरदार फ़ारूक हैदर को 12,000 वोटों से शिकस्त दी है। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं सरदार साहब। शुक्रिया जी। जनाब मज़हर बरलास साहब। जी, एक तो सलाम ख़वातीन हज़रात, हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारी इस धरती को सलामत रखे, ये अजीम वतन सलामत रहे और यहाँ खुशहाली हो, तरक्की हो। और मेरा ख्याल है कि अभी जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म हलफ नहीं उठाएगा वो साबिक़ नहीं होंगे, वो साबिक़ नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि असम्बली का टेन्योर तो ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से वो ले सकते हैं ना, वो बात कर सकते हैं सवाल। हाँ जी, क्योंकि जब असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म तो हो गए। चुग़ताई साहब को बड़ी मुबारक हो जी, बड़ी लंबी इन्होंने लीड मारी, बहुत बड़ी जनाब। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह हरा के आना, और वो वैसे चुग़ताई साहब क्या लगता है आपको, कोई तवक्को थी इतनी माशाल्लाह कामयाबी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे अल्लाह ताला के फजल व करम से इलेक्शन से पहले ही ये तवक्को थी, क्योंकि हमारा ख़ानदान 3 नस्लों से इस इलाके में लोगों की खिदमत कर रहा है। और ये जो कंस्टिट्यूंसी है, ये इस दफ़ा जो आइनी तरमीम के ज़रिए नई कंस्टिट्यूंसी बनी है, इस कंस्टिट्यूंसी से मेरे दादा अली गौर ख़ान साहब भी इलेक्शन लड़ते थे और वो 70 की असम्बली में यहाँ पे इलेक्ट हुए, और उनकी खिदमात को आज तक लोग याद करते हैं। और उन्हीं की खिदमात की वजह से मुझे पज़िराई मिली, और वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में लोगों ने मुझे 12,000 वोटों की लीड से जिताया। इस पर अल्लाह ताला की मेहरबानी भी और लोगों का तावन और दोस्तों की दुआएं जो हैं वो सब शामिल हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बल्कि इससे ज़्यादा की लीड की जो है वो तवक्को थी, लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया और गवर्नमेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ थी, वज़ीर-ए-आज़म सिटिंग गवर्नमेंट में थे और इंतज़ामिया उनकी भरपूर मदद कर रही थी, तो लेकिन फिर भी मैं अपने हल्के के अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान के विजन को सराहते हुए उसके ऊपर एतमाद करते हुए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। ये जो वोट हमें मिला है, ये इमरान खान के कश्मीर के मौक़िफ़ की तायद है। सही। और मरियम नवाज़ और फ़ारूक हैदर साहब जो चूरन बेचना चाहते थे, वो जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उसको उन्होंने ना किया है, और जो उन्होंने एजिटेशन की सियासत की है। सही। आज़ाद कश्मीर के लोग, मैं जिस इलाके से से नुमाइंदा हूँ, ये LOC का इलाका है, चारों तरफ से ये हल्का जो है वो LOC इसके ऊपर वाक़या है। जी जी। और लोग इंडियन फायरिंग से मुतासर हैं, वादी लीपा जो है वो बर्फबारी से मुतासर है। ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की मज़हर बरलास साहब, ये जो चूरन बेच रहे थे फ़ारूक हैदर और मरियम नवाज़, वहाँ वो चूरन नहीं बिका, या वो चूरन नहीं बिका, या फ़ारूक हैदर ने अपने अहदे इख्तिदार में कोई काम ही नहीं किया कि इतनी बुरी तरह ज़िल्लत से हार गए? बिल्कुल सही है। मेरा भी यही मैंने पूछना था चुग़ताई साहब से कि क्या फ़ारूक हैदर इतने निकम्मे आदमी साबित हुए कि उन्होंने अपने हलके के लिए कुछ नहीं किया। वो जो उनका दूसरा हलका है, जो आबाई हलका है, वहाँ से भी वो बमुश्किल जीते हैं। जी हाँ, या जितवाए गए हैं, या जो भी चक्कर है, सही है, मतलब बड़ी मुश्किल से वो जीत पाया वहाँ से। तो गुजारिश ये है कि एक तो उनका काम वो लोगों ने मद्देनज़र रखा होगा, सही है। दूसरा फ़ारूक हैदर साहब जो है ना, उनकी बदज़बानी जो थी वो बड़ी मशहूर थी कश्मीर में। वो लोगों को गालियाँ देते थे, फ़ोन पर भी गालियाँ देते थे। सही। और फिर वो जो बयानिया है जिसकी तरफ चुग़ताई साहब ने इशारा किया है, जी जी, उसको भी कश्मीरियों ने कबूल नहीं किया। ठीक है। हत्ता कि वो बयानिया पाकिस्तान में भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन है। सही है। जो दुश्मन हमें लाशें देता है, जो दुश्मन हम पर गोलियां बरसाता है, तो जो उसके गीत गाएगा उसके वफादार कैसे लोग हो सकते हैं, कैसे लोग उसको वोट दे सकते हैं? सही है। तो अभी भी उनकी एक शरारत है, जो वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और बरतानिया में जाके ये शोर मचाएं कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जो है
इसमें आज़ादी नहीं है। सही ये है। उनका प्रोग्राम है, इस पे चुगताई साहब बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। जी जी, इस तरह का जो इशारा कर रहे हैं मज़हर बरलास साहब, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो ये तो सीधी सीधी कश्मीरियों के साथ इसमें उनकी मोहब्बत कहाँ गई और पाकिस्तान के साथ कहाँ गई और ये एक नैरेटिव के साथ कहाँ गई, वो क्या रहे हैं? अलवी साहब, ये एक अलमिया है कि हम सियासतदान जो हैं जब तक तो इक़्तिदार हमारे पास रहता है तो सब चीज़ ठीक होती है। जी जी। जब इक़्तिदार चला जाता है तो फिर हम जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। यही फारूक हैदर साहब 5 साल पहले पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वो बरसर इक़्तिदार आए, उस वक्त उनको सब कुछ अच्छा लगता था। सही है। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में खुद वो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों मेंबरान उनके खुद लगाए हुए। वो जो एक मेंबर हैं उन्होंने उनको नौकरी से अर्ली रिटायरमेंट दिला के उन्होंने उनको मेंबर बनाया। दूसरे मेंबर जो हैं वो उनके हमजुल्फ हैं, तो वो सारा सिस्टम उनके साथ था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी उनके साथ थी। ठीक है। वो पटवारी से लेके डीसी तक जो है वो उनकी बात सुन रहा था। तो ऐसी सारी चीज़ों के बावजूद लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। ये बरलास साहब ने बजा फरमाया। आप आए हमारे हल्के में देखें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पिछले इलेक्शन में ये कहते थे कि यार मुझे इससे पहले लिखना पड़ता है कि सिफारिश की जाती है तो काम नहीं होते, मुझे वोट दो, मुझे ऐसी जगह पे बचाओ कि मैं लिखूं कि मंजूरी दी जाती है। सही। जब उनको मंजूरी दी जाने का इख्तियार भी मिला तो फिर उस इलाके के बच्चे जो है वो स्कूल में छत के बगैर क्यों थे? वहाँ पे अक्सरियत जो प्राइमरी स्कूल हैं जो ज़लज़ले में मुतासर हुए वो बग़ैर बिल्डिंग के बच्चे जो है खुले आसमान के तले जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सही। वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, मोबाइल की कोई सर्विस नहीं है और सड़कों की जो है हालत नागुफ्ता बे है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लोग घंटों का मीलों का सफ़र जो है वो पैदल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने कहा कि हमने पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया था कि हमारे काम होंगे। जब काम नहीं हुए तो लोगों ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ वोट दिया। अब अवाम ने जब उनके ख़िलाफ़ वोट दिया, आप देखें ना 45 सीट में से 26 जो है वो पीटीआई लेती है और बाकी जो है वो अपोजिशन लेती है। तो अगर कोई धांधली होती तो फिर बाकी सीटें वो ठीक है। इस पे बात करते हैं। मज़हर बरलास साहब एक बड़ा ज़बरदस्त, एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म रहा और अपने हल्के में इतनी भी तकलीफ नहीं बर्दाश्त की कि बच्चों के लिए कोई छाती बना दे जहां बैठ के बच्चे पढ़ सकें, कोई सेहत की सहूलियात फराहम कर दे, कोई सड़कें सीधी कर दे, कोई कुछ ना कुछ। क्या मतलब इन सिर्फ इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए, खिदमत कोई नहीं? अलवी साहब, तरक्याती काम तो एक तरफ रह गए, जो चुगताई साहब ने बात बताई है ये तो और भी खौफनाक है जी कि इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर उनका हमजुल्फ है। हाँ, रिश्तेदारियाँ। यानी इससे बड़ी धांधली क्या होगी कि एक वज़ीर आज़म अपने हमजुल्फ को इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाता है। सही। दूसरे को अर्ली रिटायर्ड करवा के मेंबर बनाता है। सही है। जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी उनका चहेता होता है। तो मैं समझता हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब ने तो धांधली की सारी कोशिशें की। आपको याद है कि इलेक्शन से पहले इसी प्रोग्राम में एक दिन सरदार तनवीर इलियास से बात हुई थी। जी हाँ। तो उन्होंने फरमाया था कि आज़ाद कश्मीर में तो जितने डीसी हैं, जितने एसपी हैं, वो जितनी इंतज़ामिया है वो फारूक हैदर की लगी हुई है। ऐसे ही। तो हमने धांधली कैसे करनी है? सही। इलेक्शन कमीशन भी उनका है, इंतज़ामिया सारी उनकी है। तो ये तो वो जो बात कर रहे हैं ना फारूक हैदर साहब के धांधली हुई, सही। तो ये तो नैरेटिव बिल्कुल उलट पड़ जाएगा उनको कि भाई आपका हमजुल्फ तो इलेक्शन कमीशन का मेंबर था। ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल मीडिया पे बात आ रही है। जी जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा इंकिशाफ किया चुगताई साहब। चुगताई साहब, वैसे तो अगर ख्वाहिशों की बात करें तो आप वज़ीर-ए-आज़म को हरा के आए हैं, आप ही को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए आज़ाद कश्मीर का, लेकिन ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें होती हैं, खबर नहीं होती। लेकिन एक दौड़ है, एक मुकाबला जारी है। सरदार तनवीर इलियास का नाम लिया जा रहा है, ख्वाजा फारूक का नाम है, बैरिस्टर सुल्तान का नाम है, अजहर सादिक का नाम है। ये तो चलते रहे। आज से 1-2 नाम और भी इंडक्ट हुए हैं, जिसमें आपका नाम भी शामिल है, दीवान चुगताई साहब का, अब्दुल कयूम न्याजी का नाम भी शामिल है, और एक और शख्स को भी खसूसी तौर पर हेलीकॉप्टर पे बुलाया गया है इस्लामाबाद में। तो ये जो इतनी दौड़ है, क्या हार्ट फेवरेट कौन लगता है? कुरा फाल किसके नाम निकलेगा?
अलवी साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन असेंबली मेंबर होना चाहिए। सही है। तो जो भी पीटीआई का असेंबली मेंबर है वो क्वालिफिकेशन रखता है वज़ीर आज़म बनने की। सही है। लेकिन आखिरी फैसला जो है वो हमारे पार्टी के चेयरमैन का, हमारे लीडर इमरान खान साहब का है। सही है। वो जिसके को बेहतर समझेंगे कि वो रियासत के मामलात को ठीक तरीके से चला सकता है। तहरीक आज़ादी कश्मीर, क्योंकि ये मुजफ्फराबाद की हुकूमत जो है ये सिर्फ पाइप टूटी और नलके के लिए नहीं है, ये बेसिकली तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इसलिए इसका वज़ीर आज़म जो है वो इसको बड़ा छान पटक के इसका फैसला करना है। और हमारे चेयरमैन साहब जो है वो इसको जो है बड़ी क्लोजली देख रहे हैं, और जो वो फैसला करेंगे पूरी पार्लिमानी पार्टी उसके ऊपर एतमाद का इज़हार करेगी और उस वज़ीर आज़म के पीछे पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह। लेकिन ये जो बातें चुगताई सब आ जाती हैं बीच में, अलवी साहब के जी ग्रुपिंग है और फलां के इतने एमएलए हैं, फलां के इतने एमएलए हैं, ये बातें होती हैं। बिल्कुल होती लेकिन एक बात है जो चुगताई साहब ने की, इसका हमें भी अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो खुद इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जी, लोगों को पूछ रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो तरक्की और सियाहत के हवाले से, दुरुस्त है, और कश्मीर में जो बेरोज़गारी है उसके ख़ात्मे के हवाले से लोगों से पूछ रहे हैं। सही है। अब देखिए उनकी नज़र में कौन समाता है, किसको वो समझते हैं कि ये एनर्जेटिक है, ये काम कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो ये हतमी फैसला तो उन्हीं का है, लेकिन ग्रुपिंग का जो है तासर वो कैसे ख़त्म हो। वाकई जी कोई ग्रुपिंग है पीटीआई में? कश्मीर में भी, यहाँ तो पंजाब में तो हमने बहुत देखी, विफाक में भी बहुत है माशाल्लाह, लेकिन कश्मीर का क्या हाल है? अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये हमारे मुखालफीन जो हैं वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खान साहब ने जिसको मुनासिब समझा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। सही है। और हम पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो इसके ऊपर मुत्तफिक है कि जो फैसला जो है वो खान साहब करेंगे, पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है पूरी कुव्वत के साथ उस वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी होगी, और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जो है 5 साल पूरा करेगी। और इमरान खान साहब का जो विजन है टूरिज़म के हवाले से और हाइड्रोजन जनरेशन के हवाले से, जिस तरह इन्होंने फरमाया बरलास साहब ने, तो वो क्योंकि आज़ाद कश्मीर का पोटेंशियल है, 5000 मेगावाट बिजली हम कर सकते हैं, और टूरिज़म बहुत है वहाँ पे। तो उस हवाले से जो इमरान खान साहब का विजन है उसको इंशाल्लाह ताला हम आगे लेके जाएंगे, और इन दो पोटेंशियल के लिए आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी को इंशाल्लाह ताला उसका खात्मा करेंगे। अच्छा अलवी साहब, मैं पता नहीं अभी टाइम कितना है जी, लेकिन वक्फे के बाद इनसे ज़रूर ये पूछिए जी जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सवाल कौन से करते हैं? 15 मिनट ज़ाहिर है लगते हैं। जी बिल्कुल सही है। हम इनसे पूछेंगे, हमारे साथ रहेंगे ब्रेक के बाद भी, और इनसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिर क्या सवाल करते हैं। वज़ीर आज़म बनना हो, अगर किसी की ख्वाहिश हो तो उसको पता तो कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए या वज़ारत आला के उम्मीदवारों से किस तरह के सवाल पूछते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चुगताई साहब से, और ये पूछ रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिर जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह के सवालात करते हैं उन लोगों से। पहले जब उन्होंने वज़ीर आला लगाने थे तो उनके भी इंटरव्यूज़ उन्होंने किए थे, उस वक्त किस तरह के सवालात हुए थे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि सिंध की और विफाक की लड़ाई बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, और कश्मीरी इंतखाबात के बाद तो वहाँ की सूरत हाल ख़ास तौर पर हम सिंध में देख रहे हैं, बड़े गम गुस्से में हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ गुफ्तगू की, उससे पहले फवाद चौधरी ने भी कुछ गुफ्तगू की। लॉकडाउन जो किया गया है उस पर बहुत शदीद क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत तनकीद की गई है विफाक की तरफ से और गवर्नर जो है सिंध उनकी तरफ से भी। फवाद चौधरी ने क्या कहा, 2 जुमले आपको सुनाते हैं, फिर मज़हर वल्लाह साहब से तबसरा। के अंदर जो सिंध हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। मैंने कल भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही थी कि इस सिचुएशन के अंदर जो जिस तरीके से हमने पहली 3 लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया है, जब आपकी स्ट्रेटजी, आपकी हिकमत अमली कामयाब हो रही है तो आप उसको ऐसे नहीं बदलते। अगर सिंध हुकूमत यूनिलैटरली NCOC के फैसलों के खिलाफ वफाकी हुकूमत
जी हाँ, एनसीओसी का एक फैसला है, एक फोरम है, वो जो फैसला करता है सिंध हुकूमत को उसके साथ चलना चाहिए था, आज खुद फैसला नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी ये कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, इसलिए कि जब पूरा मुल्क जो है वो उस कमेटी जो बनाई हुई है उसमें देखिए सारे अदारों के लोग भी शामिल हैं, तो उनकी के बताए गए लाहे अमल पे चलता है तो सिंध वाले क्यों नहीं चलते। सही। अब इन्होंने ये काम बहुत लेट शुरू किया है, अब ये रोना पीटना डाल दिया है, ठीक हो है। गया। और ये जो कह रहे थे ना बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो ने जो कहा है वो सुनवा देते हैं और फिर सुनवा आप देते आपसे ताकि मैं तबसरा वो कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनके जवाब में क्या कहा। उन्होंने कहा कि यार अगर आप लोग हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हो तो लोग मर रहे हैं, परेशानी है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम तनकीद तो ना करो, मुंह तो बंद रखो। क्या कहा बिलावल ने? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी इम्पार्शल ऑब्जर्वर अगर देखे और एनालिसिस करे तो कम वसाइल के बावजूद और इस किस्म का प्रेशर के होने के बावजूद हमने काफ़ी मसाइल दूर किए हैं और हम समझते हैं कि काफ़ी मसले रहते हैं, उसका मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकाल सकते हैं, कोई और सियासी जमात नहीं निकाल सकता। जहाँ तक कोरोना का बात है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये इस हुकूमत का नॉन सीरियसनेस और आपको दिखाती हैं, ये दिखाता है आपको कि ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। ये हर बात पे ही सियासत कर रहे हैं, न कुछ खुद कर रहे हैं न किसी को करने देते हैं। अब ये भी उन्होंने कहा इस पर असल सियासत बात तो कीजिए। ये है कि ये खुद सियासत कर रहे हैं हर बात पे। सही है। जब बाकी सारे सूबे वफाक को मान रहे हैं एक हिकमत अमली में, तो इनको क्या मुसीबत है, ये क्यों नहीं मान रहे। सही। वफाक के तावन की जो झलक है वो फैसल सब्ज़वारी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट देख लीजिए जी। उन्होंने कहा कि वफाक ने इनको वैक्सीन दी है और वफाक हर सतह पे तावन करने के लिए तैयार है। अब ये कल भी हमने एक डिस्कशन की थी इस पे जी। कि ये जो लॉकडाउन है यकदम बंद कर देना, सही। यही गलती मोदी ने की थी जो ये करने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी कर ठीक सकती है। ठीक हो गया बरलास साहब, वही लेकिन गलती इन्होंने है। इसी गुफ्तगू में आज ये कहा कि अगर हम लॉकडाउन ना करें तो हमारे लोगों के मरने की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। और उन्होंने कहा अगर नुकसान हुआ, अल्लाह ना करे, भारत वाली कैफियत पैदा हो गई तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। वफाक की कैसे वज़रा वफाकी को कि जिम्मेदार वो होगी? क्योंकि वो कहते हैं कि वो तनकीद हुकूमत कर ये रहे हैं, वहाँ आप कर लोग रहे हमें हैं, काम नहीं करने पॉलिसियाँ दें। ये जागे बहुत लेट हैं हजूर। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। चुगताई साहब आपकी तरफ जो बात शुरू कश्मीर वाली, कोई दोस्तों ने कुछ बताया वज़ीर आज़म क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, या कोई आपको बुलाया गया हो या कोई आने का इम्कान हो बुलाए जाने का? देखिए जी, मेरी तो अभी नहीं मुलाकात हुई, लेकिन जनरली ज़ाहिरी बात है ख़ान साहब को कश्मीर क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो उसके लिए जो वज़ीर आज़म चाहिए उसकी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से कमिटमेंट जो है वो ज़ाहिरी बात है उनके मद्देनज़र होगी। फिर उनका जो विजन है टूरिज़म और हाइड्रल पोटेंशियल के हवाले से, उस हवाले से उनका कंसर्न है। और फिर मेरिट और गुड गवर्नेंस जो है, क्योंकि पीटीआई का जो स्लोगन है, और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि आज़ाद कश्मीर में एहतसाब के अमल को जो है वो करना है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतों में ख़राबियाँ हुई हैं उन ख़राबियों को दूर करके आज़ाद कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको सही रास्ते के ऊपर करप्शन फ्री जो है वो माहौल के अंदर जो है उसको आगे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो सवाल जवाब करते हैं। चलिए, आपने बताया कि राजा फारूक हैदर ने तो अपने दौर में कोई काम नहीं किया वो, लेकिन आप जीत गए हैं तो आपसे आपके हल्के के लोग क्या तवक्को रखें कि आपके क्या ख्याल है, आप क्या क्या करेंगे? देखिए जी, मेरा हल्का इंतखाब जो है वो उसमें एक वादिया लीपा है जी। वो उसका प्रॉब्लम, उसके मसाइल ये हैं कि एक तरफ तो वो LOC पे वाक़ है, इंडियन फायरिंग से वो लोग मुतासर हैं। दूसरा जो है वो 10 से 12,000 फुट की बुलंदी को क्रॉस करके उस वादी लीपा में जाना पड़ता है। और सर्दियों के 6 माह जो है बर्फबारी से वो जो है वो ढका रहता है और रास्ता बंद रहता है। लोग अगर कोई इस तरफ किसी की डेथ हो जाए तो अपनी लाशें जो हैं वो उठा के अपने जनाजे पैदल उठा के बर्फबारी में लेके जाते हैं। तो वो हमारा जो सबसे मेन मसला है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। खान साहब से भी मिलेंगे, गंडापुर साहब गए थे, मुराद सईद साहब गए थे, उन्होंने वादा किया था टनल का मामला है, जब तक टनल नहीं निकलेगी लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। तो वो हमारा बेसिक सबसे बड़ा जो इशू है
वो हमने हल करना है। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं इरा के तहत जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, हम खान साहब से भी मिलेंगे कि हमें जो है वो पैसा जो पीपल्स पार्टी के दौर में चला गया था और नून लीग वाले भी वो पैसा वापस नहीं ला सके, वो हमें पैसा फेडरल गवर्नमेंट दे। जो ज़लज़ले से हमारे प्राइमरी स्कूल्स और मिडल और हाई स्कूल्स जो मुतासर हुए हैं उनकी तामीर करेंगे, सेहत की जो सहूलियात है वो फराम करेंगे और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करेंगे। जब सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो फिर वो कुदरती तौर पे हमारे इलाके का माहौल ऐसा है कि टूरिस्ट जो हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, सड़कें अच्छी होंगी तो वहाँ पे आएंगे और उससे इंशाल्लाह ताला रोज़गार जो है मुयस्सर होगा। सही। मसर बरला साहब, आज की कुछ खबरें, कुछ हमारे बावसूख ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक जिन उम्मीदवारों के मैंने नाम लिए उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, उनकी इज़्ज़त भी माने है, कि उनको वज़ीर-ए-आज़म ने डांटा, झाड़ पे लाई कि भाई सिफारिशें मत कराओ वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब के लिए, मैंने जो अपनी मर्ज़ी से करना है वो करना है। फिर आज एक हेलीकॉप्टर भी गया जो एक शख्स को लेके भी आया इस्लामाबाद में। ये दौड़ बड़ी जारी है, लेकिन अभी तो जाहिर है पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, पहले मखसूस नशिस्तें, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, उसके बाद वज़ीर आज़म का मरहला आएगा। चैलेंज तो बहरहाल है, क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है कि ये इंटरव्यूज़ जो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं ना, इसी दौरान उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम भी कहीं ना कहीं निकाल लिया है। यकीनन हो सकता है इन्हीं में से कोई निकाल इन्हीं में लिया से हो। बिल्कुल। दूसरा, वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट करें कश्मीर में कि उनकी पार्टी को ये ना ताना मिले कि ये काम नहीं कर सके। सही। तो अब सिफारिश से तो वाकई वो चिढ़ते हैं, उनका मिजाज है, यहाँ ही नहीं पुराना मिजाज है। जब वो सियासत में नहीं थे तब भी उनका मिजाज ये था। सही। जब वो केपी में गवर्नमेंट थी पीटीआई की और इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, दुरुस्त। उस वक़्त भी सिफारिश वो नहीं करते और पसंद भी नहीं करते। सही है कि कोई ज़्यादा सिफारिशें करे किसी की, वो इस अमल को नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो लोग हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म कौन नहीं बनना चाहता। सरकार काउंसलर के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये तो बाजार उन्होंने इधर उधर से सिफारिशें ज़ाहिर है करवाई लोगों। फिर इंटरनेशनल फेम बहुत बड़ा है इसका, आज़ाद कश्मीर की जो सिफारिशें गई तो उससे वो चिढ़ गए। जी हाँ। तो जिन्होंने करवाई उनको फिर उन्होंने सुना दी कि भाई ये सिलसिला बंद करो, मैंने खुद फैसला करना है, मैं कश्मीर से मुतल्लक बेहतर फैसला करूँगा। सही। तो सिफारिशें बंद करवा। वज़ीर आज़म जो हैं वो इस दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, नहीं दबाव में नहीं आते कभी भी। सही। देखिए ये एक बात है अली रज़ा अलवी साहब, इमरान खान साहब जो है उनमें और बाकी सियासतदानों में एक फ़र्क है। इमरान खान साहब बॉलर रहे हैं। जी हाँ। बॉलर का हर गेंद पे एहतसाब होता है। एक गेंद पे छक्का पड़े तो एहतसाब शुरू है कि अगली गेंद अब कैसे कराता है। ऐसे ही तो उसको एहतसाब से गुजरना पड़ता है हर गेंद पे। उसके बाद वो सोशल वर्कर रहे। सही। और सोशल वर्क में आपको सबसे ज़्यादा नीट क्लीन रखना पड़ता है कि कहीं ये जो हम पैसे देते हैं चैरिटी के लिए इधर उधर तो नहीं कर रहा। तो ये जो दो बातें हैं ये बाकी सियासतदानों से उन्हें मुमताज़ करती हैं। ठीक है। और फिर वो बतौर प्लेयर आखिरी बाल तक लड़ने का हौसला रखते हैं। आपने देखा नहीं कितनी मुश्किलात आई, कितनी उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन ने जलसे किए, जुलूस किए, एहतजाज किए, लेकिन वो खड़े रहे। तो ये मेरा ख्याल है ये उनका जो खड़ा रहना है ना जी, उसने तहरीक इंसाफ को बूस्ट दिया है। जी ठीक है। चुगताई साहब, एक मिनट में एक कोई बात, कोई ख़ास, कोई पैगाम, कोई बात जो आपके वीएन में है कि आप ये करना चाह रहे हैं, हमारे ब्रेक की तरफ जाना है। सर हम खान साहब के वीएन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में करप्शन फ्री माहौल और मेरिट और गुड गवर्नेंस और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह पूरी तकद्दो करेंगे। और मुझे अपोजिशन के सियासतदानों से ये अपील करना है कि ये हमारी अंदर की लड़ाई है, सियासत में जीत हार होती रहती है, लेकिन जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसके साथ और जो हमारी कमिटमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी हमारी सियासी लड़ाइयाँ वो हम यहाँ पे मौजूद हैं, सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान है
तो हम सब हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट जो है वो सबसे पहले आती है, बाकी मामला जो है वो बाद में आते हैं। जनाब दीवान चुगताई साहब, साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर को 12,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त देने वाले जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका और हमारा साथ यहीं तक था। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक मेहमान मौजूद थे, वो गए। अभी अगला मौजू है और ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात आपको पता बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, तशद्दुद का जुल्म सितम हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वेमन प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन मोहतरमा फ़ातिमा चद्दड़ साहिबा। फ़ातिमा चद्दड़ साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ़ातिमा चद्दड़ साहिबा, आज आपकी मुलाकात भी थी नूर के वालिदैन से, आज आप इस्लामाबाद आई हुई थी, और क्या सूरत हाल क्या है ओवरऑल जो ये हम देख रहे हैं, इतना खौफनाक कत्ल, और वाकई कुछ और भी इस तरह के वाक़यात आज भी, कुछ फैसलाबाद में 2 ख़वातीन कत्ल हो गई, कुछ और मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि छोटी छोटी बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कुछ बच्चियों को जिस्मानी तशद्दुद, किसी की बदअखलाकी बेहयाई हो रही है, क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा अब होने लग पड़े हैं। वाकयात डेफिनेटली पहले भी होते होंगे, अब रिपोर्ट ज्यादा होने लग पड़े हैं क्योंकि मीडिया में आ जाती हैं खबरें, लोग अवेयर हो गए हैं, लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और डेफिनेटली वो फैल जाती हैं चीजें, लोगों को पता चल जाता है। तो जहाँ तक बात है खवातीन के साथ तशद्दुद की और ज्यादती की, तो इनकी जो रोकथाम है इसके सदेबाप होना बहुत जरूरी है। सही। और अगर हम ये समझते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को पीसफुल बनाएं, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि इस तरह के जो वाकयात हैं वो हमें रोकने पड़ेंगे और रोकने चाहिए। एक मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वहाँ जब आप बैलेंस से लेके नहीं सोसाइटी को चलते, अगर आपने ऐसे दरिंदे जो हैं वो सोसाइटी में खुलेआम फिरते हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी खातून के साथ तशद्दुद कर सकते हैं, किसी बच्ची के साथ ज्यादती कर सकते हैं, तो तब आप एक पीसफुल सोसाइटी को लेके मतलब इस तरह के दरिंदों के साथ नहीं चल सकते। नहीं, और इनको फातिमा चद्दड़ साहबा, एक मिनट, आपने ये बड़ा अच्छा जी फरमाया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप हुकूमत में हैं, हुकूमत क्या कर रही है? इन मुल्ज़मान के लिए, मुजरमान के लिए कोई सज़ा क्यों नहीं हो पा रही? आपकी अथॉरिटी, आप उसकी चेयरपर्सन हैं, तो अथॉरिटी क्या कर रही है, ये ज़रा बता दीजिए ना हमें। देखिए जी, डेफिनेटली हुकूमत जो इक़दाम करने हैं वो कर रही है। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से हमने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार तक भी पहुंचाई है, और उनकी डायरेक्शन पे आज मैं जो नूर मुकद्दम है उनके पेरेंट्स को मिलने भी आई हूँ, इसी वजह से कि हम चाहते हैं कि हम इनको इंसाफ दें। देखिए, बाकी जहाँ तक हुकूमत ने कार्रवाई करनी है वो तो हमने कर दी है कार्रवाई हुकूमत ने, उसके पेरेंट्स भी पकड़े गए हैं, लड़का भी पकड़ा गया है, सारे जो कत्ल के आलात हैं वो भी बरामद हो गए हैं, जो वीडियो है वो भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मिल गई है, जिस तरह वो लड़की नीचे उसने बचने के लिए छलांग लगाई और वो उसको दोबारा लेके जा रहे हैं। अब काम है इदारों का, और इदारे जो हैं वो अब अदालत में चले जाएं। ये चीजें तो हुकूमत इस चीज को स्पीडी तो कर सकती है, लेकिन उनके ऊपर दबाव इस तरह से नहीं डाल सकती। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि जो इस तरह के कत्ल हैं, जिनका जो सारी चीजें आपको सारे जो एविडेंस है वो सामने नजर आ रहे होते हैं, तो देन इस तरह के जो मर्डर हैं उनका जो जस्टिस है वो स्पीडी होना चाहिए। सबको नजर आ रहा है, बंदे ने कन्फेस कर लिया कि मैंने उसका मर्डर किया है, ठीक है, तो देन डेफिनेटली अगर हम इस कल्प्रेट को, इस तरह के लोगों को सजा नहीं देंगे और स्पीडी जस्टिस नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में ऐसी चीजें फिर प्रवेल होती रहेंगी।
आपका क्या ख्याल है, ये कुछ बहाने बनाए जा रहे हैं, कुछ अमेरिकन नेशनैलिटी की उसकी बात की जा रही है, कुछ उसके ड्रग्स एडिक्ट की बात की जा रही है, आपका तजर्बा क्या कहता है? आपको क्या लगता है, इसको सज़ा हो जाएगी? देखिए, अगर तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैंने मदीना की रियासत बनाना है पाकिस्तान को, तो देन कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमेरिकन नेशनल है, कोई पाकिस्तानी नेशनल है, जिसने पाकिस्तान में रहते हुए ज्यादती की है किसी के साथ, तो उसका तो इंसाफ होना चाहिए। सही। अगर आप ये समझते हैं कि गरीब के लिए कानून और हो, तो एक अमीर है अगर उसका बच्चा कोई जुर्म करता है तो उसके लिए कानून और हो, तो फिर मदीने की रियासत तो ना हुई ना। नहीं मोहतरमा, हम इसी मदीने की रियासत में सानिया साहिवाल भी देख चुके हैं। बड़ा मीडिया चीखा चिल्लाया, शोर हुआ और कुछ नहीं हुआ। ऐसे ना हो कि ये मीडिया चीखता चिल्लाता रहे और वो आराम से फ्लाइट ले और अमेरिका चला जाए। ऐसे होना नहीं चाहिए। नहीं, चाहिए मेरा में ये तो ख्याल बहुत कुछ कि है। जैसे देखिए- बरलास साहब ने भी देखिए- आपको कहा कि आप सारी चाहिए की बात कर रही हैं और आप हुकूमत हैं, तो वो कोई ऐसा कोई शदीद कोई ऐसी बात हमें बताएं। हम चाहते हैं इस शो में कि लोगों को तसल्ली हो जाए, बच्चियों वाले खुश हो जाएं कि आपने कोई ऐसी बात की है, और जिनकी बच्ची का मर्डर हुआ है और इतना जुल्म हुआ है उनको इत्मीनान तो आप दिला के आई होंगी। ये टीवी स्क्रीन पे भी बातें कुछ बता दें ऐसी। जी डेफिनेटली। देखें, प्राइम मिनिस्टर इस केस को खुद देख रहे हैं, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इस केस को खुद देख रहे हैं, और जिस तरह से स्पीडी इसकी चीजें हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल, और रशीद साहब ने भी ये कहा है कि ECL में उसका नाम डाला जाएगा और वो बाहर नहीं जा सकता। उसकी सारी फैमिली, उसका फादर भी और उसकी माँ भी जेल में है अभी, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस कल्प्रेट को सजा मिलेगी। जी मोहतरमा फातिमा चद्दर साहबा, चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मज़हर बरलास साहब, ये आपको क्या लगता है, ऐसी सूरत हाल जो होती चली जा रही है, हमने कल भी बड़ी डिटेल इस पर बात की, इसका कोई रुकावट, कोई सद्देबाब, कहीं पता लगे कि अब यहाँ ये काम रुक गया है? एक आध मिनट है हमारे पास। देखिए, इसके दो हल हैं जी। एक सॉफ्ट हल है, एक सख्त है। सख्त हल ये है कि सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, सही है, उसमें लिहाज ही ना किया जाए कि कौन क्या है। दुरुस्त है। और सॉफ्ट इसका ये है तरीक़ाकार कि वालिदैन बेहतर तरबियत करें, अपने बच्चों पे निगाह रखें, सही है, तो ताकि माशरा जराइम की तरफ ना बढ़ सके। सही। और रोकना है माशरे को जराइम की तरफ से, जो यानी बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं हैं, तो उसमें सख्त से सख्त सज़ाएँ। अब इसमें बाज़ आपको पता है मजहबी लोग भी आ जाते हैं, ऐसा ही है, जो सबक पढ़ाने जाते हैं और वालिदैन मासूम छोटे छोटे कम उम्र बच्चियों को ऐसे लोगों कुरान पढ़ने के जब लिए तक भेजते हैं, और वहाँ जो अलवी साहब जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ये चीज़ें नहीं रुक सकती। इबरत का निशान बना दें, लटका दें। लेकिन बरलास साहब, आपने और मैंने तो नहीं बनाना, हम तो बात ही कर सकते हैं। जिन लोगों ने बनाना है उनके कानों पे क्यों नहीं आवाज़ असर डालते? भाई हाँ, हम देखें, हम आवाज़ बुलंद कर जी, रहे हैं ना, ऐसे- हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, ऐसे और हम अपनी कौम से भी कहते हैं कि आवाज़ बनो हमारे साथ। भाई ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। जो लोग इस तरह की ज़िल्लत और रुसवाई अपने मुंह पे कालक मलते हैं और मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई रहम, कोई नरमी, कोई मोहब्बत, कोई प्यार और कोई मामूली सी भी उनके साथ नरमी नहीं होनी चाहिए। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।